मैथमेटिक्स का क्लास होगा जिसमें हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जो कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट में समकोण त्रिभुज को बेस मान के हम लोग चलते हैं, जिसमें ये हमारा लंब परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, बी, और ये एच हाइपोटेनस कर्ण होता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री एंगल, और इस एंगल के अकॉर्डिंग जब हम लोग लेकर चलेंगे तो इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को यदि हम लोग थीटा मान लिए तो पी ये, बी ये और एच ये, ठीक। तो इसमें क्या होता है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। साइन का अपोजिट क्या होता है? हाँ, कॉसेक, कॉसेक। तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन और साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो अगर टैन क्या होता है पी बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो इसका कंसेप्ट क्लियर है कि तीनों साइन, कॉस, टैन होता है और उसका अपोजिट साइन का कॉसेक, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपका फॉर्मूला होता है नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये नहीं करवाते पहले, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस इज इक्वल टू, क्यों ऐसा होगा इतना ही याद करो, साइन बाई कॉस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, होता है, हाँ। क्यों होता है, फार्मूला क्यों है वो भी बता देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, और ये क्या होता है बी बाई एच। एच एच कैंसिल हो गया तो क्या आया पी बाई बी, तो हो गया ना साइन बाई कॉस। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा, ठीक है। अगला फार्मूला हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यदि हमको निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वो सब फार्मूला क्लियर। तो अब जो ये बताए अपोजिट, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, जैसे कि सेक इंटू साइन, ये कॉसेक इंटू साइन इज इक्वल टू 1, फार्मूला से फार्मूला निकालना, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 और टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हुआ। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। अब उसी तरीके से है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो था सेक माइनस टैन 1, और ये कॉस माइनस कॉसेक माइनस कॉट 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फार्मूला एकदम रट जाना है, कब कहाँ यूज़ में आ जाए कोई ठीक नहीं है। एक होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, और इसको लिखते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसी तरीके से हो जाएगा। तो इससे भी 3 फार्मूला हमारा निकला। और एक क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर a। फार्मूला तो और बहुत सारा है, लेकिन उतना फार्मूला याद करने का बस का बात नहीं है आप लोग का। कम से कम 7-8 और होगा, लेकिन उतना याद नहीं हो पाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एग्ज़ाम नज़दीक है। अब उसी तरीके से tan 2a, हाँ, 7वां में है tan 2a, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर a। इतना याद हो जाएगा तो जो प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में वो बन जाएगा। और कुछ एंगल्स याद करना होगा। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाँ ठीक है 1/2, 1/2, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, एंगल्स में। एंगल्स में साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन 60 कितना होगा, हाँ √3/2, ठीक है। साइन 30 1/2 तो साइन 60 √3/2, और साइन 45 1/√2, 1/√2, और साइन 0 साइन 0 0, हाँ साइन 91, ठीक है। जब वर्क डन जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में वर्क चैप्टर, तो उसमें क्या कहते हैं, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस 90 जब होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम उठा के ऊपर सिर पे रखें तो 90 डिग्री का एंगल यूज हो रहा है, तो उसमें वर्क डन 0, तो कॉस 90 बराबर 0 होता है। कॉस 90 0 है तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, एकदम अपोजिट चलता है। साइन 30 कितना हुआ, 1/2, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, और साइन 45 और कॉस 45 दोनों होता है 1/√2, और साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 90 1, कॉस 90 0। साइन कॉस क्लियर हो गया, तो हम लोग tan में चलते हैं। और जितना सेक कॉसेक सब क्या है, उसका अपोजिट है साइन और कॉस का, तो उसका अपोजिट एग्जाम में हम समय, जैसे कॉसेक 30 आया तो कॉसेक साइन का अपोजिट है, ठीक है। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 1/2 का अपोजिट 2। अब हम लोग tan में चले तो tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। जब हमको कॉस और साइन पता है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यदि नहीं भी याद है तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बचा, तो tan 30 1/√3, tan 45 1, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू जो है बराबर है 45 में, तो कट के क्या आ जाएगा 1। फिर tan 60 क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो 2/√3, 2/√3, ठीक है। और साइन 90 क्या हो जाएगा, सॉरी tan 90 क्या हो जाएगा, हाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट, अपरिभाषित, क्योंकि समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटिव। तो साइन 90 बाई कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो समथिंग बाई 0 इज
इन्फिनिटिव। तो ये एंगल क्लियर हो गया, अब एंगल में दिक्कत नहीं होगा, तो ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी एंगल से रिलेटेड आए, कुछ भी है, तो वो हम लोग कर लेंगे। जैसे दे रहा है tan 60 इतना है, तो sin 30 कितना होगा, निकल जाएगा। एक चीज़ और क्या होता है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। h² = p² + b²। तो अगर tan दिया हुआ है तो p और b दिया हुआ है, तो h नहीं निकल जाएगा, h निकल जाएगा तो sin निकल जाएगा, cos निकल जाएगा, sec निकल जाएगा, cosec निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से अब आगे बढ़ते हैं, और इसका कुछ 10 गुत्थों भी सवाल बना लीजिएगा तो हो जाएगा। मेंसुरेशन में क्या होता है, क्यूब हो गया, कबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, उसका एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना या वॉल्यूम निकालना, ये किसके केस में आता है, मेंसुरेशन के केस में आता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब से। क्यूब, कबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर। तो क्यूब जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है, क्यूब है। क्यूब में कितना सरफेस है, फेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, फेसेस कितना हो गया इसमें, 6, और साइड्स कितना हो गया, 12, 4 4 8 और 2 2 4 12, फेसेस 6 और साइड 6, और कुछ रहता है, एजेस। एजेस कितना हो गया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें जो होता है, जो साइड हो गया हमारा, वो सब बराबर होता है, तो सब को हम L मानते हैं, ठीक है। सब क्या हो गया, L हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें तीनों बराबर है, तो L इंटू L इंटू L, यानी कि L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L²। ये क्या होता है, 2 इंटू LB + BH + LH, कबॉइड के सेंस में। और इसमें L B H तीनों बराबर है, तो L² L² L², तो 3L² और इंटू 2, तो 6L² आ गया। तो क्यूब का एरिया हो गया हमारा 6L² और वॉल्यूम हो गया L क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से जो हम लोग चले कबॉइड में लेकर चलेंगे। कबॉइड, इसमें ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H, ठीक है। इसमें भी वही, फेसेस हमारा 6, एजेस 8 एंड साइड्स 12, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, LBH, और सरफेस एरिया 2LB + BH + LH। ये क्यों हुआ LB + BH +, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 2D शेप हम जब लेंगे तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें जितना भी फेस है, कितना फेस है, 6 फेस है, तो इसका क्या हो गया, L इंटू B, नीचे वाले का देखिएगा L इंटू B, तो ऊपर वाले का भी L इंटू B, तो 2L इंटू B, फिर BH, B और H ये भी 2 फेस है, तो 2BH, फिर प्लस 2LH, L और H इसका लेंगे तो ये भी 2 फेस है, तो 2LH। तो ये हमारा एरिया हो गया कबॉइड का, 2 बार LH, 2 बार BH और 2 बार LB, ठीक है। तो क्यूब हो गया, कबॉइड हो गया। अब लेके चलेंगे कोन। ये किस चीज़ का शेप है, कोन का। कोन में ये होता है लैटरल हाइट, स्लैंट हाइट L, ये हमारा हो गया हाइट, और ये हो गया हमारा रेडियस,
ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 वॉल्यूम होता है कौन का? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। और सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस पाई आर एल, ये एल, एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर और तो पाई आर कॉमन ले लिए, आर प्लस एल, ठीक है। और यदि इसमें एल नहीं पता है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोण में इतना ही है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आ जाएंगे सिलेंडर पे। इसमें क्या दो स्फेरिकल शेप हो गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कोण में क्या था? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, और इसमें क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया एक तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दो सर्किल है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लेंगे हम इसमें से? 2 पाई आर, तो क्या बचा? आर प्लस एच। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। और अब लैटरल सरफेस एरिया ऊपर लिखते हैं। ये हो जाता है सिर्फ 2 पाई आर एच, ठीक है। कोण में यही 3 फार्मूला है, सिलेंडर में तो हमारा क्यूब हो गया, कबॉइड हो गया, कोन हो गया और सिलेंडर हो गया। अब एक क्या बचा? स्फीयर बचा। स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है? सेमी स्फीयर है। अब इसके बाद आ जाएगा सेमी स्फीयर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सेमी स्फीयर में एक कटोरा है, सिर्फ इस वाले एरिया को हम लेते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको भी अगर इंक्लूड करते हैं जो इसका बेस है तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा समझने में? नहीं ना। 3 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा उसका, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो मेंसुरेशन का जितना भी पोर्शन है वो यहाँ ख़त्म, फार्मूला वाइज। 2-2, 3-3 सवाल भी बना लीजिएगा तो एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। सवाल तो इतना देर में नहीं बन पाएगा यहाँ पे, लेकिन घर पे रोज़ एक चैप्टर बनाइए और रोज़ एक चैप्टर का 4-4, 5-5 सवाल, 15-20 मिनट बस टाइम दीजिए मैथ पे रोज़, और वह आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा एग्ज़ाम में। 10 क्वेश्चन आता, 10 क्वेश्चन कम नहीं होता है, एक क्वेश्चन पे डिसीजन हो जाता है पास या फेल। तो उसमें मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रोज़ 15 से 20 मिनट बस मैथ पे दीजिए, और आप कम से कम रोज़ 1 घंटा दीजिए, और आप भी ऐश्वर्या
1 घंटा रोज़ मैथ बनाइए, एग्ज़ाम आते आते एकदम पानी की तरह हो जाएगा सब चीज़। अगला चैप्टर कौन सा लें जिसमें दिक्कत ज़्यादा होता हो? एजेस तो बता दिए ना। टाइम एंड वर्क, हाँ टाइम एंड वर्क का क्लास हो गया है। टाइम एंड वर्क हो गया है, और क्या हो गया था? बोट एंड स्ट्रीम भी हो गया था, रेशियो प्रोपोर्शन भी हो गया था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं। 2 बड़ा चैप्टर हो गया। ट्रिगोनोमेट्री भी कोई छोटा चैप्टर नहीं है, और जितना फार्मूला बताए हैं ना सिर्फ उतना ही फार्मूला से काम चल जाएगा। एक भी फार्मूला एक्स्ट्रा का ज़रूरत नहीं है बीपीएससी तक के एग्ज़ाम के लिए। अभी क्या बताने वाले थे? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सब लोग जानता है, PRT/100, वेयर P = प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R = रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर, और T = टाइम यानी कि समय। ठीक है। और जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें N को कहते हैं टाइम। ठीक है। और इसमें T हमारा टाइम डिनोट करता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में N टाइम डिनोट करेगा। तो सीधे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं। इसमें तो कुछ दम है नहीं अभी, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट को रिलेट करेंगे तब कुछ आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? A = होता है अमाउंट, यानी कि जो धन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा अमाउंट हुआ। तो अमाउंट = क्या होता है? P1 + R/100 का होल n। अमाउंट मतलब जो धन इन्वेस्ट नहीं करा, जो धन हमें मिला। प्रिंसिपल हमारा हो गया मूलधन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अमाउंट जो हमें वापस मिला प्रॉफिट के साथ, वो हमारा हो गया अमाउंट। अमाउंट = P1 + R/100 का होल n, वेयर R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज योर टाइम। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मूलधन दिया हुआ 4000 रुपया, इंटरेस्ट दिया हुआ 4%, समय 2 साल, इसमें साल से चलेगा। महीना में भी यदि देता है तो हम उसको साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 4000 1 प्लस ये क्या होगा? 25 400 यानी 26/25 का होल स्क्वायर। तो 4000 × 676/625। अब सॉल्व करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर। और इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कम से कम 30 तक या 40 तक होल स्क्वायर। 30 तक या 40, पहले भी आप लोग कोई एग्ज़ाम देते होंगे तो याद किए होंगे ये सब। 40 तक का स्क्वायर लगभग, जैसे 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 32 का, 34 का अचानक से यदि आ जाता है तो वहाँ पे तो गुना करके कर सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो टाइम बचेगा। और इसमें कोई टाइम लगता नहीं है, जब मन किया किसी का 2-3 ठो का याद कर लिए। घर में छोटा भाई बहन है या नहीं भी है किसी से, तो एक दूसरे से ही किसी से पूछ लिए, किसका बताओ उसका बताओ, उसी में याद हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट = होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट = A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए हमारा क्या होता है अभी बताएं? P1 + R/100 का होल n -1 इसको कर देंगे। क्यों -1 करेंगे? क्योंकि ये पूरा P हो गया, A हो गया हमारा, और फिर -P फिर करेंगे तो P। तो जब P करेंगे तो P कॉमन आया यहाँ पे, तो 1 + R/100 का होल n -1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें एक है कि क्वेश्चन आता है, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ, डिफरेंस, कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर इतना है तो कितने साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस टाइप का, तो उससे रिलेटेड एक फार्मूला होगा। फार्मूला 1 मिनट हम देखते हैं।
रेट इज इक्वल टू 2 इंटू डिफरेंस ऑफ SI एंड CI डिवाइडेड बाई SI इंटू 100। ये एक फार्मूला है। रेट इज इक्वल टू 2 इंटू डिफरेंस ऑफ SI एंड CI डिवाइडेड बाई SI इंटू 100। ये किस केस में होता है? जब दिया हुआ है कि SI और CI का अंतर इतना है, किसी साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ, जैसे 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, कुछ भी दे दिया है, तो कहता है कि रेट निकालिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू डिफरेंस ऑफ SI एंड CI बाई SI इंटू 100। उसमें 1-2 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, बाकी रेट निकल जाएगा। SI दिया हुआ है, तो यदि प्रिंसिपल कहता है तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, टाइम कहता है तो SI CI दोनों नहीं दिया रहेगा, SI और CI का डिफरेंस दिया रहेगा कि उसका अंतर क्या है, हाँ, और SI दिया रहेगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है कि पहले हम SI निकालेंगे, फिर हम CI निकालेंगे, फिर हम उसका अंतर निकालेंगे, उसके अनुसार फिर उसको कंपेयर करेंगे तो उसका टाइम निकालेंगे या रेट निकालेंगे। उस लंबा प्रोसेस से चलने के बजाय जहाँ पे भी दिखेगा क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज दिस, तो इस फार्मूला को अप्लाई करके डायरेक्ट बनाएंगे। उसमें जहाँ भी डिफरेंस का आता है यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। प्रोसेस तो इतना लंबा है कि 1.5-2 पेज में कम से कम बनेगा, तो वैसे तो बनाना नहीं है वहाँ पे। तो ये जब आप लोग बनाइएगा ना कुछ, तभी समझ में आएगा ढंग से। हाँ, 1-2 बनाइए, आपके पास किताब है ना, बनाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप है ही, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, हम आपको बना के उसका फ़ोटो आपको ग्रुप में भेज देंगे उस क्वेश्चन का, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन बनाइए ज़रूर, कम से कम 10-10 क्वेश्चन भी बनाइए। मुश्किल से 15 चैप्टर का भी 10-10 क्वेश्चन बनाते हैं ना रोज़, तो 15 चैप्टर क्लियर होने का मतलब है कि 8-9 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। और 2-4 चैप्टर ऐसा है जो किसी का भी क्लियर रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, उसको भी बनाइए। वो सब यहाँ पे बताएंगे नहीं, उसको भी बनाइए, लेकिन उसमें भी जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भेज दीजिए, उसको बना के भेज देंगे। टाइम एंड वर्क में फार्मूला याद है? M1 D1 T1 याद है? बोलिए। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे लगभग एकदम नियम है कि हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो टाइम एंड वर्क को छोड़ना नहीं है। वो शॉर्टकट फार्मूला ही है, तो लंबा होता है तो उसको याद, M1 D1 T1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू, फिर अपोजिट है उसका M2 D2 T2 E2 बाई W2। जैसे इसमें एक सिंपल कंसेप्ट बस बता रहे हैं, जैसे कोई भी 2 आदमी है, एक आदमी A है, एक आदमी B है, तो A किसी काम को X दिन में करता है और B किसी काम को Y दिन में करता है, ठीक है। तो A और B दोनों मिलकर उस काम को 1/x + 1/y डेज में करेंगे। उसका एक दिन का ये काम हुआ, 1/x और 1/y जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये एक दिन का काम हुआ। लिखेंगे A एंड B एज 1 डेज वर्क, 1/x + 1/y, और जब टोटल उसका वर्क होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए 2 दिन में किया और ये 3 दिन में किया, तो 1/2 + 1/3 किए तो 5/6, हाँ, तो इसका 6/5 डेज हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम 5/6 है, तो टोटल काम को 6/5 दिन में करेगा, ठीक है। एकदम उलट जाता है। और यदि दिया है कि A किसी काम को इतने दिन में करता है और कुल काम Y दिन में होता है, तो B कितना दिन में करेगा, तो 1/y - 1/x। A किसी काम को X दिन में करता है और A और B दोनों मिलकर Y दिन में करता है, जैसे मोनिका और रितिका मिलकर Y दिन में कर रही है और ऐश्वर्या अकेले X दिन में कर रही है, तो Y - X करना होगा फिर एक का निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/y - 1/x। और एक फार्मूला जिसमें मोस्ट सूटेबल फार्मूला है, जो कि लगभग जितना भी आएगा सब में अप्लाई होगा, M1 D1 T1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाई W2।
M1 मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स, D का मतलब नंबर ऑफ डेज, टाइम का मतलब कितना टाइम लग रहा है, 3 दिन 4 दिन नहीं 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, इस तरीके से। E1 मतलब इफ़िशियंसी, E का मतलब कि उसका दोगुना इफ़िशियंसी है, तिगुना है, कितना, जैसे कि उस आदमी से ये दुगना काम करता है तो इसको मान लेंगे 2x और उसको मान लेंगे x, ठीक है। और W1 मतलब कितना काम कंप्लीट किया, 1/2 काम कंप्लीट किया, 3/4 काम कंप्लीट किया, तो उसको बोले वर्क डन। नहीं, ऐसा ही होगा, W1 W2 इधर उधर होता है, जिसको हम नीचे लिख दिए हैं आपके सहूलियत के लिए। M1 D1 T1 E1/W1, तो W1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो इधर चला जाएगा, तो M2 D2 T2 E2 W1, और M1 D1 T1 E1 W2, तो नीचे लिख दिया तो एक ही साथ सब हो गया, इधर उधर का झंझट से मुक्ति मिल गया। इस फार्मूला को याद रखिएगा, तो बनाना शुरू कीजिए, इसको ध्यान में रख के। 2 फार्मूला बस है, 3 फार्मूला, 1/x + 1/y, जो कि दोनों को इंक्लूड करना है तो, और अलग अलग करना है, यानी कि x और y का, a और b का अलग अलग निकालना है, तो 1/y - 1/x, और इसको उलट देना है। और एक ये फार्मूला M1 D1 T1 E1, और जब बनाइएगा तो खुद ही समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इतना इन्फॉर्मेशन है ना, मान लीजिए इसमें 2 ही इन्फॉर्मेशन का हमको ज़रूरत है कि नंबर ऑफ पर्सन दिया है, नंबर ऑफ डेज दिया है, तो M1 D1 का बस हम यूज करेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। M1 D1 = M2 D2। अगर 3 का यूज़ दिया है M1 D1 T1, तो M1 D1 T1 = M2 D2 T2। अगर 5 का यूज़ देता है तब करेंगे, नहीं जिसका यूज़ दे रहा है उसको सीधे डिलीट मारेंगे और डिलीट करके बाकी का यूज़ करेंगे। ये कॉम्पैक्ट फार्मूला है, जो कि इसमें 5 एलिमेंट होता है, उस 5 एलिमेंट को मिला के एक फार्मूला बन गया है, ठीक। और पढ़ना है मैथ में ये 3 चैप्टर जो है ना इम्पॉर्टेंट है। किसी एक दिन ना अगर कभी हम लोग मिलते हैं तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन बता देंगे, क्योंकि उससे भी एक सवाल आता है और बाइनोमियल से भी एक सवाल आता है। हाँ, तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन और बाइनोमियल, ये 5 चैप्टर हो जाने पे लगभग हो जाएगा सब।